अंडमान के नीले समंदर के बीच एक ऐसा टापू है जहां का नक्शा आज भी अधूरा है। एक ऐसी जगह जहां समय 60,000 साल पहले ही थम गया था। हम इसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से जानते हैं, लेकिन यहां रहने वालों के लिए ये पूरी दुनिया है और बाहरी दुनिया का हर इंसान उनके लिए सिर्फ एक दुश्मन है। इतिहास गवाह है, जिसने भी इस टापू पर कदम रखा वो या तो तीरों से छलनी होकर लौटा या फिर कभी वापस ही नहीं आया। लेकिन आज की कहानी किसी खोजी यात्री की नहीं है। ये कहानी है उन दो बदनसीब मुसाफिरों की जिन्हें मौत ने खुद इस टापू पर आमंत्रित किया था। 15 जनवरी की वो सुबह किसी भी आम सुबह जैसी ही थी। पोर्ट ब्लेयर के छोटे से रनवे पर एक चार्टर विमान उड़ान भरने के लिए तैयार था। इस विमान में सवार थे दो लोग, आर्यन और एरा। आर्यन एक अनुभवी पर्वतारोही था जिसे मुश्किलों से लड़ना आता था। वहीं एरा, जो एक मेडिकल इंटर्न थी, अपनी पहली फील्ड ट्रिप को लेकर जितनी उत्साहित थी उतनी ही डरी हुई भी। आर्यन उसे लगातार ढांढस बंधा रहा था, उसे समझा रहा था कि घबराने की कोई बात नहीं है, बस कुछ घंटों का सफर है और वे अपनी मंजिल पर होंगे। पर आर्यन को क्या पता था कि जिस मंजिल की ओर वे बढ़ रहे हैं वो किसी नक्शे पर नहीं बल्कि सीधे नर्क के दरवाजे पर खुलती है। उड़ान के 1 घंटे बाद कुदरत ने अपना असली रंग दिखाया। नीले आसमान को अचानक काली घटाओं ने घेर लिया। विमान बादलों के बीच एक खिलौने की तरह हिचकोले खाने लगा। इंजन से आने वाली वो अजीब सी आवाजें बता रही थीं कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। पायलट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन रेडार और नेविगेशन सिस्टम ने जवाब दे दिया था। केबिन के अंदर चीखें गूंज रही थीं। इरा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं और आर्यन उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अपने चेहरे पर पसीना टपक रहा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। विमान का बायां इंजन आग के गोले में तब्दील हो गया और प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए धातु के टकराने की वो भयानक आवाज आई और फिर सब कुछ काला पड़ गया। जब आर्यन को होश आया तो उसके कानों में सिर्फ समंदर की लहरों का शोर था। धुआं और जलते हुए ईंधन की गंध हवा में फैली थी। उसने देखा कि विमान 2 टुकड़ों में बंट चुका था। मलबे के बीच से उसने इरा को बाहर निकाला, जो दर्द से कराह रही थी। वे दोनों जिंदा तो थे, लेकिन वे जहां थे वो जगह किसी कब्रिस्तान से कम नहीं थी। सफेद रेत पर बिखरा हुआ विमान का मलबा और सामने घना काला जंगल। शाम के 5:30 बज रहे थे। सूरज धीरे धीरे समंदर की लहरों में समा रहा था, लेकिन आर्यन और इरा के लिए ये सिर्फ दिन का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी रात की शुरुआत थी जिसकी सुबह शायद वे कभी न देख पाते। जैसे जैसे रोशनी कम हो रही थी, टापू की खामोशी और डरावनी होती जा रही थी। आर्यन जानता था कि विमान का सफेद मलबा रात के अंधेरे में भी साफ दिखेगा और वे यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। उसने इरा को सहारा देकर खड़ा किया। इरा का पैर जख्मी था, लेकिन डर के मारे उसे अपने दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। वे दोनों धीरे धीरे लंगड़ाते हुए उस घने जंगल की ओर बढ़े जहां से कुछ देर पहले मौत ने उन्हें पुकारा था। जंगल के अंदर दाखिल होते ही तापमान गिर गया। चारों तरफ सन्नाटा था, पर ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभ रहा था। तभी दूर कहीं से मशालों की रोशनी दिखाई दी, लकड़ियों के जलने की गंध और साथ ही आती कुछ अजीबोगरीब चीखें। सेंटिनली आदिवासी उन्हें ढूंढ रहे थे। वे इस टापू के मालिक थे और आर्यन इरा उनके लिए सिर्फ घुसपैठिए। आर्यन ने इरा का हाथ कसकर पकड़ा और एक पुरानी विशाल बरगद के पेड़ की जड़ों के पीछे छिप गया। उसने इरा के मुंह पर हाथ रख दिया ताकि उसकी तेज सांसों की आवाज उन शिकारियों तक न पहुंचे। मशालों की रोशनी उनके बिल्कुल करीब से गुजरी। आर्यन ने देखा कि उनके भाले की नोक पर किसी जहरीले पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। एक छोटी सी चूक और सब कुछ खत्म हो सकता था। मशालें अब दूर जा चुकी थीं, लेकिन खतरा टला नहीं था। रात के इस पहर में जंगल के कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों की आवाजें इरा के हौसले को तोड़ रही थीं। वो सिसकने लगी। भूख और प्यास से उनका गला सूख रहा था। आर्यन ने अपनी जेब टटोली। उसे सिर्फ एक एनर्जी बार और एक छोटा लाइटर मिला। उसने इरा को वो बार खिलाया, खुद भूखा रहा। वो जानता था कि उसे जागते रहना होगा। उसने इरा को याद दिलाया कि कैसे उसने ऊंचे पहाड़ों पर मौत को मात दी थी, लेकिन यहाँ पहाड़ नहीं बल्कि जीते जागते इंसान उनके दुश्मन थे। इरा ने आर्यन के कंधे पर सिर रखा और अपनी आंखें मूंद लीं, पर आर्यन की आंखें उस घने अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थीं,
क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें बहुत करीब से देख रहा है। अचानक आर्यन को अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, सूखे पत्तों के चरमराहट की वो धीमी आवाज। उसने धीरे से अपना लाइटर निकाला। जैसे ही उसने लाइटर जलाया, छोटी सी लौ की रोशनी में जो उसने देखा उससे उसके शरीर का खून जम गया। मात्र 3 फीट की दूरी पर एक लंबा काला साया खड़ा था, सफेद आंखों वाला एक आदिवासी जिसके हाथ में एक भारी पत्थर का कुल्हाड़ा था। इससे पहले कि आर्यन कुछ कर पाता या इरा चिल्ला पाती, उस आदिवासी ने अपना कुल्हाड़ा हवा में उठाया। रात का सन्नाटा एक डरावनी चीख से टूटने वाला था। लाइटर की उस हल्की रोशनी में मौत सामने खड़ी थी। जैसे ही उस आदिवासी ने अपना कुल्हाड़ा हवा में लहराया, आर्यन ने बिजली की फुर्ती से अपना भारी बैग उसकी ओर फेंका। अचानक हुए इस हमले से वो आदिवासी लड़खड़ा गया। आर्यन ने मौका गंवाए बिना इरा का हाथ पकड़ा और घने जंगल की दूसरी दिशा में भागना शुरू कर दिया। पीछे से आती डरावनी चीखें बता रही थीं कि अब पूरा कबीला जाग चुका है। वे अंधेरे में पेड़ों से टकरा रहे थे, कांटों से उनके शरीर छिल रहे थे, लेकिन रुकने का मतलब था निश्चित मौत। भागते भागते वे जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां जमीन ढलान पर थी। वे फिसलते हुए सीधे नीचे एक छोटी गुफा में जा गिरे जो समुद्र के पानी से आधी भरी हुई थी। गुफा के अंदर वे दोनों हाफ रहे थे। इरा की हिम्मत अब पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। आर्यन ने उसे सांत्वना दी और गुफा के मुहाने पर पत्थर जमा कर दिए ताकि बाहर से कोई उन्हें देख न सके। जैसे जैसे सुबह की पहली किरण आसमान में दिखी, आर्यन ने समंदर की लहरों के ऊपर एक गूंज सुनी। वो एक कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर था जो शायद कल के विमान क्रैश की तलाश में निकला था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, वे गुफा के अंदर थे और ऊपर घना जंगल था। हेलीकॉप्टर उन्हें कभी नहीं देख पाता। आर्यन ने तय किया कि उसे खुले मैदान यानी उसी खतरनाक तट पर वापस जाना होगा जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। आर्यन और इरा लड़खड़ाते हुए वापस उसी तट की ओर दौड़े जहां विमान का मलबा पड़ा था। जैसे ही वे खुले में आए, तट के दूसरी ओर से दर्जनों आदिवासी बाहर निकल आए। उनके धनुष खिंचे हुए थे। आर्यन ने विमान के मलबे से एक इमरजेंसी फ्लेयर गन निकाली। जब पहला तीर हवा में लहराया, आर्यन ने आसमान की ओर फ्लेयर फायर किया। लाल रोशनी के साथ एक जोरदार धमाका हुआ। हेलीकॉप्टर ने वो सिग्नल देख लिया और उनकी ओर मुड़ा, लेकिन आदिवासी अब सिर्फ चंद कदम दूर थे। तीरों की एक पूरी बौछार उनकी ओर आई। एक तीर आर्यन के कंधे को चीरता हुआ निकल गया। ठीक उसी वक्त हेलीकॉप्टर उनके ऊपर पहुंचा और रस्सी वाली सीढ़ी नीचे गिराई गई। जैसे ही हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर उठा, आर्यन ने नीचे देखा। तट पर खड़े आदिवासी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने घुसपैठियों को भगा दिया है। आर्यन और इरा जिंदा तो बच गए, लेकिन उनकी आत्मा पर वो जख्म लग चुके थे जो कभी नहीं भरेंगे। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड आज भी अपनी जगह पर है, अपनी आदिम शांति में डूबा हुआ। वे लोग गलत नहीं हैं, वे बस अपनी आज़ादी की हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन आर्यन और इरा के लिए वो 48 घंटे उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थे। वे समझ गए थे कि प्रकृति का सबसे डरावना रूप वो है जहां इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। द सर्वाइव पर आज की ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि आज़ादी और जान की कीमत कितनी बड़ी होती है।